चलिए, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बात। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से आज ये है कि 11 तो चलो आपने पास कर लिया है, 12th का आज रिजल्ट है फॉर एमपी बोर्ड। कोई आप में से एमपी बोर्ड में है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आज रिजल्ट है, फिर भी आप आए, वेरी गुड। यही सीए वाला आपने थोड़ा थोड़ा सा आपने कैरेक्टर दिखा दिया है कि इतना हैवी डे है वैसे तो 12th का रिजल्ट, बट स्टिल 12 निकल तो जाएगा ना आराम से, है ना? मतलब सीए के लिए वैसे तो अपन को सिर्फ 55% चाहिए 12th में, तो अगर इतने आ रहे हैं तो अपन सीए के लिए एलिजिबल है। वैसे 50% चाहिए, मैं फिर भी 5% बढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई वालों का रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से मई फर्स्ट वीक में आएगा, अभी डेट नहीं आई है, राइट? तो सीबीएसई वाले भी यही मानते हैं कि उनका भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, निकल ही जाएंगे अपन लोग, श्योर कट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, मतलब मैं सीधे सीधे ये बोल दूं कि अब से आप 11-12 के स्टूडेंट नहीं है, अब आप एक ऐसा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं जिससे आपको करियर का डायरेक्शन मिलने वाला है। तो अब आप स्टूडेंट नहीं, अब आप बड़े बच्चे बनने वाले हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है। आप में से कुछ लोग या तो सीए कर रहे हैं, या सीएस कर रहे हैं, या सीएमए कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं? अरे वर्चस सेठ आ रहे हैं। सीए कितने लोग कर रहे हैं? वर्चस आजा, पहली बेंच पे बेटा, आगे आजा। सीए ऑलमोस्ट सब लोग सीए के लिए। सीएस कौन कौन कर रहे हैं फिर? सीएस अच्छा 2 लोग कर रहे हैं, ओके। सीएमए कोई भी नहीं कर रहा है यहां पर, ओके, ठीक है। चलो चलो वापस से बेसिक बेसिक बेसिक। सीए ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ओके। तो फिर से आज से दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि सीए करके क्या, सीए करता क्या है, सीए क्यों कर रहे हैं हम लोग? पहले आप अपने अपने व्यूज दो, फिर मैं धीरे धीरे उसमें ऐड करता जाता हूं। क्यों कर रहे हैं हम दर्शिका सीए? पैसा कमाना है सर, मेरे को बड़ा आदमी, बड़ा है सर, नाम कमाना है, ओके। उसके अलावा सीए क्या करता है? उसकी क्या होती है? रेपुटेशन होती है, ओके, गुडविल के लिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिया क्यों कर रही है सीए? जॉब के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है, अच्छी जॉब मिल जाएगी हमें। और ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं, पैसे कमाने, ओके, ये तो मैंने बता ही दिया था। खुद की फर्म ओपन करेंगे, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ओके, मतलब हम लोग वैसे भी फर्म खोल के प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, यस मैम। ओन आइडेंटिटी बना रहे हैं, मतलब ओके, ठीक है। और लिबर्टी, वेरी गुड, हैवी हैवी वर्ड ला रहे हैं, पर अभी भी इससे ये नहीं निकल के आया है कि सीए क्या करता है। हाँ, अब ये वर्ड आया है, बहुत अच्छा, कि तुमने जो अभी भी बोला है, ऑडिट करता है। और क्या करता है? टैक्सेशन संभालता है, ये बात। और कंसल्टेंसी देता है। मेन अभी भी आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो नाम है वो तो बोला ही नहीं अभी तक, बाप रे। चलिए ठीक है, अब जाके आया है नाम कि साहब अकाउंटिंग करता है, यहीं से तो हम लोग आए, ठीक है ना। मतलब सीए वैसे तो एक्ट आया था 1949 में, 1 जुलाई 1949 को इसकी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे सेलिब्रेट होता है। बात आ जाती है जब ये एक्ट पास हुआ था तो इसके प्रेम्बल में 2 इंपॉर्टेंट काम लिखे गए थे, और वो 2 इंपॉर्टेंट काम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक, ये जो आपने वर्ड अभी बोल दिया, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, तो बात आ जाती है कि अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग किस चीज की करते हैं अपन, क्या करते हैं अकाउंट्स बनाकर? कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करते हैं, ओके। फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल अकाउंट, यहां पर आ गया वर्ड अब मेरा बेहतरीन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं ऐसा कंपनी की, क्योंकि हम छोटी मोटी जगह नहीं, हम बड़ी जगह काम करेंगे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? थोड़ा सा अगर रजिस्टर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा अपन अब क्या डेफिनेशंस में आएंगे, वर्चस हालांकि बिना रजिस्टर के ही आया है, घूमते घामते, कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये आप सब लोग बनाकर आए 11-12 में।
अभी जस्ट 12th में आप लोग बनाकर आए कंपनीज में चैप्टर में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आपको मिलता ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, एनुअल रिपोर्ट्स। ओके विद सो ओके, दैट मींस इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? हाँ, मतलब एक तो आता है पोजीशन स्टेटमेंट। सर ये पोजीशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस शीट ही बोल देते हैं, पर बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है सर। आम जनता मतलब बैलेंस शीट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलती है, बट बैलेंस शीट क्या है? सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? इनकम स्टेटमेंट। किसी ने अभी यहाँ पे बोला भी था कि हम लोगों को हाँ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ जाता है, मतलब आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी अभी किसी ने बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्या और कुछ भी आता है इसके अलावा? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने बोला दबी दबी आवाज में, अकाउंटिंग शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या रहता है? वर्किंग नोट। और सर हमने नोट्स टू अकाउंट देखा है, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो शेयर कैपिटल, या फिर हमने जब बैलेंस शीट कंपनीज अकाउंट करते थे तो नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाते थे। फर्स्ट नंबर नोट टू अकाउंट होता था हमारा शेयर कैपिटल से रिलेटेड, सेकंड होता था हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, याद आ रहा है? थर्ड नोट्स टू अकाउंट होता था हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, वेरी गुड। फिर फोर्थ नंबर का होता था करेंट लायबिलिटी। वाह, तो यही होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट। क्या मैं ऐसा कंपनी बैंक अकाउंट खोल सकता हूं? क्या कंपनी का, अच्छा मेरा ऐसा इंडिविजुअल बैंक अकाउंट हो सकता है, जैसे आप लोगों का हो सकता है 18 साल से अगर आप ओपन है तो, ठीक है वर्चस। तो क्या ऐसा कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? क्या कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है? अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से किसी को स्यू भी कर सकती है, और किसी से स्यू हो भी सकती है क्या? हाँ, तो क्या कंपनी का बिजनेस करने के लिए बैंक अकाउंट हो सकता है? कितने हो सकते हैं? एक या एक से ज्यादा भी? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट खुलवा दिया है, पब्लिक बैंक में भी हमने अकाउंट खुलवा दिया है। तो जब आप बैलेंस शीट में एसेट साइड, अच्छा सब कॉमर्स बैकग्राउंड की है ना, समझ पा रहे ना? बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी, क्योंकि नॉन कॉमर्स वाले भी सीए करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश एट बैंक जब हम लिखेंगे तो वहां टोटल अमाउंट लिखते हैं, पर अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो वो हम लोग कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट में? कहीं नहीं दिखाते बैलेंस शीट में, हम दिखाते हैं अकाउंटिंग शेड्यूल में। तो हमको पर्पस समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग शेड्यूल क्यों बनाया जाता है, कि जब आपके एक ही हेड में बहुत सारे आपको अमाउंट लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आगे चल के जब मेरे से अभी सर्विस ले रहे हैं, तो आप लोग आगे चल के मेरे कौन होंगे? डेटर्स होंगे या क्रेडिटर्स होंगे? डेटर्स होंगे। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने उधारी में या तो गुड्स खरीदा होगा या सर्विस ली होगी, और मैं आपसे पैसा लूंगा, तो आप मेरे लिए क्या हुए? डेटर्स। अब जैसे आप अभी 10 या 15 लोग हैं, तो मैं बैलेंस शीट में 15 डेटर्स का नाम लिखूंगा या सिर्फ डेटर्स लिखूंगा? सिर्फ डेटर्स लिखूंगा ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन कहां लिखूंगा मैं? अकाउंटिंग शेड्यूल में। आगे बात समझ में? मतलब बैलेंस शीट जो होती है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, और जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हम लोगों को दिखाना पड़ता है अकाउंटिंग शेड्यूल और नोट्स टू अकाउंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या मशीन पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? क्या मेथड है? क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? दो ही मेथड हमने सुने हुए हैं। एक सुना हुआ है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा सुना है हमने WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या इसके अलावा भी और कोई मेथड्स होते होंगे? नहीं, प्रोविजन फॉर डेप इट इज पार्ट ऑफ SLM और WDV। और भी मेथड होते हैं, सम ऑफ डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड। सर इतने सारे डेप्रिसिएशन के मेथड हैं। हाँ, सब आप देखोगे सीए फील्ड में।
तो इतने सारे मेथड में जब आप बैलेंस शीट में मशीन लिख रहे हो, उसमें से माइनस डेप्रीसिएशन करके उसकी नेट वैल्यू लिख रहे हो, तो आपने डेप्रीसिएशन किस मेथड से चार्ज किया? ये बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। आपने मशीन की लाइफ कितनी ली है? क्या हर एसेट्स की एक यूजफुल लाइफ होती है? हाँ, लैपटॉप की, प्रोजेक्टर की, एसी की, बेंचेस की, फर्नीचर की, टीवी की, हर किसी की यूजफुल लाइफ है। तो आपने मशीन या फर्नीचर की कितनी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करी है? क्या ये वाली बात बैलेंस शीट में लिखी रहती है? नहीं। पर ये वाली बातें हमें कहां लिखनी है? नोट्स टू अकाउंट में। तो नोट्स टू अकाउंट भी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही। नोट्स टू अकाउंट भी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अभी तक हमने क्या देखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें आती हैं। क्या क्या? पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और हाँ, अकाउंटिंग शेड्यूल एंड नोट्स टू अकाउंट। आप बोलो चारों चीजें। हाँ, भूल गया? आपके सामने तो चारों लिखे हैं बेटा, कहां ध्यान है? वापस से क्या 4 चीजें आती हैं? चलो, एक चीज और आती है, वो होता है चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। अब यहां पर एक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, इक्विटी। और इक्विटी देखते ही हम लोगों को सब पुरानी यादें याद आ रही है कि साहब हमें तो मालूम है इक्विटी क्या होता है, हमसे पूछ के देखो क्या होता है इक्विटी। हाँ, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं, वो 2 टाइप के ही हो सकते हैं, या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। तो आयुष, 2 टाइप के ही शेयर्स होते हैं। क्या वो 2 टाइप्स हैं? ऐसे लग रहा है लिप हिला रहे पर आवाज नहीं आ रही है यहां तक। क्या 2 टाइप के शेयर्स क्या क्या होते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक, इन दोनों में से वोटिंग राइट किसको मिलती है? इक्विटी वालों। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या मिलता है? बहुत बढ़िया, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ये सब मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, 11-12 की बातें कर रहा हूं, मैंने अभी कोई नई बात नहीं आपके साथ छेड़ी है। ठीक है, मैं आप लोगों का भी डेमो ही ले रहा हूं इस चक्कर में कि मेरे को कहां से नफ्स पकड़ के आगे बढ़ने का है। ठीक, तो वापस से 2 टाइप के ही शेयर्स होते हैं, और वो होते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी वालों को मिल जाता है, कृष्णा रजौरिया, क्या? वोटिंग राइट्स। और प्रेफरेंस शेयर्स को मिल जाता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी में अगर मीटिंग होती है, तो कंपनी की मीटिंग करने के लिए कौन सा इन दोनों में से शेयर होल्डर आता है? इक्विटी। अल्टीमेट कंपनी को मैनेज करने के लिए जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये ओनर्स होते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर जैसे मान लो 50,000 हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपनी में 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर हो जाए? थोड़ा थोड़ा सा हम लॉ भी इसमें एंटरटेन कर देते हैं। बचपन की यादें याद करो, कंपनी के टाइप्स क्या क्या हमने सीखे थे? ओपीसी का फुल फॉर्म 1 पर्सन कंपनी, देन प्राइवेट एंड देन पब्लिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओपीसी में अगर मैं बात करूं, मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राइवेट में? पब्लिक में मिनिमम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम मेंबर की अगर मैं बात करूं, ओपीसी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते होंगे? 1। प्राइवेट में? पब्लिक में? कैसे पता पड़ता है कि ये वाली कंपनी ओपीसी है या प्राइवेट है या पब्लिक है? अगर जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है बीएमटी एलटीडी,
तो ये कंपनी कौन सी हुई? पब्लिक कंपनी। और अगर मैंने एलटीडी के पहले पीवीटी लगा दिया और अगर इन दोनों की जगह मैंने ओपीसी लगा दिया, बहुत इजी है। मतलब आपको टेल देखना है कि इसका स्टेटस क्या है। एलटीडी है तो पब्लिक, पीवीटी एलटीडी है तो प्राइवेट, ओपीसी है तो फिर ओपीसी। बोलो बोलो। कुछ भी नहीं लगाया तो फिर कंपनी कैसे मानेंगे? कुछ तो लगाना पड़ेगा, सरनेम तो होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप चैरिटेबल कंपनी हो तो आप प्राइवेट और पब्लिक को हटा सकते हो एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन, इट इज अ कंपनी, इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, चैरिटेबल कंपनी है, पर नाम क्या है इसका? रिलायंस फाउंडेशन। अब आगे ना पीवीटी लगाया ना एलटीडी लगाया, ठीक है। बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो है, राइट, ठीक है। तो मिनिमम मेंबर हमें समझ में आ गया 1, 2, 7, और मैक्सिमम मेंबर भी हमें समझ में आ गए। तो अगर मेरी कंपनी में 50,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो वो इन तीनों में से कौन सी कंपनी होगी? अगर 50,000 लोग हैं तो कितनी कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक। तक बात ओके। तो जब भी कंपनी में कोई मीटिंग होगी तो ये 50,000 लोग आएंगे। 50,000 की जगह अगर मैं 5 लाख कर दूं, 5 लाख भी तो मेंबर्स हो सकते हैं। तो 5 लाख लोग आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए और डिसीजन लेना है कि हम एसी तीसरा लगाएं कि नहीं लगाएं इस रूम में। पहली बात तो 5 लाख लोगों को बिठाएंगे का, मीटिंग कैसे करेंगे? आएंगे तो भाई खाना पीना कैसे अरेंज करेंगे? बात आ रही है समझ में? इसलिए रेगुलर रूटीन मैनेजमेंट के डिसीजंस मेंबर्स अपने आप में से किसको अपॉइंट कर लेते हैं? डायरेक्टर्स को, राइट। मेंबर्स किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को, ठीक। तो बात आ जाती है मिनिमम डायरेक्टर। ओपीसी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होते होंगे? 1। प्राइवेट में बहुत बढ़िया 2, पब्लिक में 3, और मैक्सिमम डायरेक्टर ओपीसी में कितने होते होंगे? 15। सर ये नई नई बातें पता है हम लोग नोट कर रहे हैं, ये सब आपके कंपनी लॉ में है। तो जितनी भी बातें ऐसी लगे जो नई नई हैं वो नोट करो, क्योंकि जब मैं क्लास एंड कर रहा होऊंगा तो ये सारी चीजें पूछूंगा दोबारा। तो जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसके अंदर डिटेल चर्चा अपन तब करेंगे जब अपन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो हमने ये नोट करा है 3 टाइप ऑफ कंपनी है, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। और हमने मोटा मोटा इसमें डिफरेंस क्या लिख लिया है कि मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर, या वे मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर। नोट नहीं करेंगे अपन? रजिस्टर भी नहीं लाए, गुड। आजू बाजू से हेल्प मांग लो, कुछ पेजेस मिल जाएंगे, पेन तो मैं दे सकता हूं। ठीक, लिखा? चलिए वापस से। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसके अंदर ये सारे मेंबर्स हैं और यही मालिक हैं। जब हमने ईयर स्टार्ट किया था तब ये सब मालिक थे, और जब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हुआ तब ये वाला मेंबर चला गया और इस वाले मेंबर ने अपने शेयर्स एफ और जी को शेयर सेल कर दिए। तो अब किसकी होल्डिंग एज कंपेयर टू ईयर स्टार्टिंग से लेकर ईयर एंड में किसके परसेंटेज ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे? एफ और जी के। भाई ऑफ कोर्स सी बात है, एच ने अपने शेयर्स छोड़े होंगे, इन दोनों ने खरीद लिए होंगे। तो हो सकता है ईयर स्टार्टिंग में इनके पास शेयर्स हो 10% और ईयर एंड आते आते इनके पास शेयर्स हो गए 12%। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया? 2%। तो इसको बोलते हैं चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। तो जो आपके मालिक लोग हैं ईयर एंड में कुछ और हो गया और स्टार्टिंग में कुछ और था, तो इसका क्या बनाया करते हैं अपन लोग? चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं हम? चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। तो क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है? हाँ,
तो अब जाके हमें समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 चीजें आती हैं अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी की बात कर रहा हूं तो। और ये 5 चीजें हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग शेड्यूल एंड चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। ऐसा सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो सर ये सब बातें आपने हमें क्यों बताई? क्योंकि हमने अभी अभी बोला था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 इंपॉर्टेंट काम हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट काम थे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो हमें अकाउंटिंग करनी है इन सारी चीजों की। साथ में अब बात आ जाती है ये ऑडिटिंग वर्ड क्या है, देखते हैं अपन। ऑडिटिंग वर्ड भी समझते हैं अपन। अगर आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं तो पक्की बात है आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद आ रहा होगा। डेबिट साइड में क्या आता है? बहुत बढ़िया। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? बहुत बहुत ठीक। तो अगर कंपनी का ऑफिस मैंने किराए पे लिया है, कंपनी ने अपना ऑफिस किराए पे लिया है, तो कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। तो रेंट कंपनी का क्या हुआ? खर्चा। खर्चे को अपन कहां दिखाएंगे? यहां दिखा दिया मैंने रेंट। सपोज कर लेते हैं 100 रुपए, ठीक। और यहां मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, मान लेते हैं 150। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, कोई बता पाएगा? 50। ये कैसे आया 50? 150 में से 100 चले गए, 50 बचा। ओके। अब आप मेरे को बताओ, कंपनी जब इनकम टैक्स पे करेगी तो भाई जितना प्रॉफिट कमाया होगा उसी पे तो टैक्स पे करेगी। तो किस पे टैक्स पे करेगी? 50 रुपीज पे। और कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो फिक्स होता है 30%। मतलब 50 रुपए का 30% अगर हम कैलकुलेट करें कितना आता है? 15 रुपए। मतलब कंपनी को टैक्स पे करना है 15 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझना, कंपनी का जो ओनर है उसने अपनी ही जगह कंपनी को किराए पे दे दी है। उसने अपनी ही जगह कंपनी को किराए पे दे दी है। तो कंपनी का क्या चीज बच गया? रेंट बच गया। पर अगर रेंट में यहां नहीं दिखाऊं, क्योंकि रेंट तो बच गया है, एक्चुअली तो जेब से नहीं जाएगा, मालिकों ने मेरे को ही दे दिया है, मतलब बीएमटी मैं मेरी ही जगह पे पढ़ा रहा हूं, तो कोई रेंट का खर्चा तो नहीं हुआ, तो रेंट तो यहां पे नहीं आएगा। इस चक्कर में मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हाँ, टैक्स कितना हो जाएगा? 150 का 30% कितना आता है? हाँ, ये तो दिक्कत हो गई यार। इससे अच्छा तो मैं भारी ले लेता रेंट पर, कम से कम मेरा प्रॉफिट तो बचता, मेरा टैक्स तो बचता। आ रही बात समझ में? तो अब जो ओनर है ना वो एक कंपनी से एग्रीमेंट करेगा। माना मैंने मेरी ही जगह कंपनी को किराए पे दी है, पर मैं उससे किराया वसूलूंगा, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी से अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब उसने कहा कि मेरी ही कंपनी है, मेरे को ही किराया दिखाना है, तो क्यों ना मैं रेंट 150 दिखा दूं। मेरी ही कंपनी है, मेरे को ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने यहां से डिसीजन लेना है, मैं यहां पर मालिक हूं, तो मैंने कितना रेंट दिखा दिया? एग्रीमेंट में देना लेना तो है नहीं, वो तो सिर्फ एनालाइज किया हमने कि इतना हम चार्ज करेंगे, मेरा ही पैसा मेरे पास आएगा, मैं वापस कंपनी में लगा दूंगा बैकडोर से। इससे नेट प्रॉफिट कितना हो गया? अरे टैक्स कितना हो गया? तो गवर्नमेंट तो आंख बंद करके विश्वास कर लेगी कितने सच्चे लोग हैं, कितना अच्छा काम किया इन बेचारों ने। तो गवर्नमेंट क्या इससे टैक्स जीरो एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, वो क्या कहेगी? पहले एक सीए से ऑडिट करवा के, अब तुम लोग आगे आओगे, इधर आ कंपनी, इधर आ, तूने रेंट कितना दिखाया है? 150। पहले कितना दिखा रही थी? 100। 150 कैसे एनालाइज किया, किस बेस पे बढ़ाया? उल्टा तुम तुम्हारे ही लोगों को चीजें सस्ती करके बेचते हो या महंगा करके? अपन अपने लोगों को सस्ता करके बेचते हैं, महंगा करके बेचते हैं। भाई सस्ता करके बेचे तो तुमने ज्यादा कैसे दिखाया, किस बेस पे दिखाया? जवाब नहीं। तो यहां पर रेंट को अपन सही करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट भी सही होगा और जिससे गवर्नमेंट को टैक्स भी सही मिलेगा। तो ये मैंने आपको वन ऑफ द बिल्कुल एक बूंद वाला काम बताया है समंदर में से, जो आपका काम है वो बहुत सारा है।
सिर्फ आपको एक एनालाइज करने का तरीका दिया कि आपने चीजों को एनालाइज करना है कि खर्चे ज्यादा तो नहीं दिखा दिए, इनकम कम तो नहीं दिखा दिए, नेट प्रॉफिट कम करके टैक्स चोरी तो नहीं कर लिया है। तो ये चीजों को किसको चेक करना होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारी बात समझ में? क्या इससे अगर वो सीए ईमानदारी से काम करे तो क्या सरकार का भला होगा? सरकार को टैक्स मिलेगा क्या? अगर सरकार को टैक्स मिल गया तो सरकार इन रिटर्न अपनी ही जनता के ऊपर खर्चा कर पाएगा क्या? और इससे क्या देश डेवलप होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, हमारी देश आगे बढ़ेगा। तो नेशन बिल्डिंग में आप जैसे लोग ही काम आओगे क्या? हाँ, तो सर ये तो आप सपने दिखा रहे हो कि हम ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कुल मिला के भारत में कितने लोग हैं ऐसे? मैंने अभी अभी बताया था 1949 में हमारा एक्ट आया था। 4.5 लाख सी है सर, पॉपुलेशन है 147 CR, ये इंडियन पॉपुलेशन है। और आज मैं बात कर रहा हूं 2026 की। ठीक, आज से 5 साल पहले मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 2047 तक अपन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। पता नहीं उन्होंने कैसे एस्टिमेट किया है। और इस वक्त तक हम लोगों को 50 लाख सीए लोगों की जरूरत है। मतलब अभी हम कितने? 4.5 लाख। हमको और कितने लोग चाहिए? मतलब 45 लाख और चाहिए। तो जब हमने 76 ईयर्स में मात्र 4.5 लाख सीए किए हैं, तो 20 साल में कितने सीए चाहिए? 45। तो तुम समझ पा रहे हो इस रेशियो का मतलब क्या है कि तुम्हारी डिमांड मार्केट में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो आप सीए का अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कौन है? बहुत बढ़िया। सीएस का और सीएमए का, ये ना तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल बॉडी है। तीनों का अपना अपना कानून है, पार्लियामेंट के थ्रू पास है। ठीक, तो सिर्फ मैंने अभी आपको सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बताई है कि 45 लाख 20 साल में और प्रोड्यूस करना है। सिमिलर वे में अगर मैं सीएस की बात करूं तो ये भी मार्केट में अराउंड 65,000 ही है। पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और सीएमए की बात कर रहा हूं तो ये भी अराउंड 72,000 ही है। अप्रॉक्स इसके आगे पीछे ही है। तो क्या इनकी डिमांड भी बढ़नी है? हाँ। तो अब जाके फेब 2026 में निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि इन इंस्टीट्यूट को मिलकर एक ऐसा कोर्स निकालना पड़ेगा जिसमें कॉर्पोरेट मित्रास, नाम दिया उन्होंने प्रोफेशनल, इसका नाम का मतलब क्या नाम से मिलेंगे? कॉर्पोरेट मित्रास। मतलब जो सीए क्वालिफाइड या सीए सीएमए क्वालिफाइड भी नहीं है, सेमी क्वालिफाइड भी है, तो भी उनको आप एक प्रोफेशनल नाम डिग्री देकर मार्केट में उतारो, क्योंकि मार्केट में इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब इसके लिए परसों क्या हुआ है, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट चीज बता रहा हूं जो आपके करियर से बड़ा रिलेट करती है। ये परसों एमसीए ने, एमसीए मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट, हर चीज का है ना मोदी जी ने ऐसे मंत्रालय बना लिए, मिनिस्ट्री बना लिए। जैसे रेलवे की मिनिस्ट्री है, ऐसे ही कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी मिनिस्ट्री है। उसको क्या बोलते हैं अपन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। तो इन्होंने क्या किया है, 16 जनों की एक कमेटी बना दी है। इन्होंने बोला है कि सीए, सीएस और सीएमए को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ। तो जैसे आपने आईआईटी के बारे में सुना है, आईआईएम के बारे में सुना है, ऐसे ही एक नई गवर्नमेंट ऑथराइज इंस्टीट्यूट आ रही है, आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। तो वो क्या करेगी, इन तीनों की पेरेंट कंपनी बन जाएगी, इन तीनों को अडॉप्ट कर लेगी। ऐसा कमेटी इस एरिया में काम करना स्टार्ट कर दिया। 1-2 साल में आपके रहते रहते ही ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे चल के क्या चांसेस हैं इसमें? ये तीनों को, जैसे अभी 3-3 लेवल है सीए के, 3 लेवल क्या क्या होते हैं? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। सीएस के सीएसईटी, जो कि अब वापस से सीएस फाउंडेशन ही हो रहा है, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन
CS प्रोफेशनल, CMA में भी फाउंडेशन, इंटर और फाइनल ही है। साथ में इसमें 2 साल की इंटर्नशिप है, इसमें 21 महीने की है, इसमें 15 महीने की है। इंटर्नशिप मतलब किसी CA या CS या CMA के अंदर आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। तो अब क्या करने वाले हैं कि जो स्टार्टिंग के जो 2 लेवल हैं वो इन तीनों के कॉमन हो जाएंगे, मतलब इन तीनों को सेम पढ़ाई, ऐसा चल रहा है डायरेक्शन में, इस पे विचार चल रहा है अभी कि 2 साल में ऐसा हो सकता है कि इन तीनों को मिलाकर हमको जो इतनी सारी मार्केट की डिमांड है उसको ऐसे ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अभी तक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। तो शुरू के जो 2 लेवल के एग्जाम होंगे वो इन तीनों के क्या हो जाएंगे, कॉमन कर देंगे। अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉस्ट, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जब फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको बड़े होके क्या बनने का है, CA, CS या CMA। फाइनल के लिए फिर आपकी जो आर्टिकलशिप होगी वो आपकी यहां से चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने CA ऑप्ट किया है तो आप किसके डायरेक्शन में चले जाएंगे, CA के। CS किया तो CS, CMA किया तो CMA। और फाइनल लेवल 2 साल इंटर्नशिप करने के बाद आपका फिर फाइनल होने के बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी। अब सिलेबस में भी चेंज होगा, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3rd क्लास से ही AI के बारे में पढ़ाई में आ गया है। 2027 से 10th बोर्ड में AI का एक सिलेबस मतलब सब्जेक्ट भी आने वाला है। तो क्या ये सारी की सारी चीजें हमारे CA, CS, CMA में भी आने वाली हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आप चैट GPT यूज करते होंगे, मना ही नहीं कर सकते। क्या के लिए यूज करते? फोटो खींचा सर, समरी नोट्स, या फोटो खींच के PDF में कन्वर्ट करना, या फिर कोई अच्छा बैकग्राउंड चेंज करके मस्त सब फोटो DP बना के उसको अपलोड करके अच्छा खासा वो करना, बस। इसके अलावा कुछ यूज कर रहे हैं क्या? पर इसकी कैपेसिटी इससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है इससे। पर आप क्यों नहीं इसका यूज कर पा रहे? मतलब ये मान लो आपका एजेंट है, वर्चुअली आपका ये एजेंट है, तो आप इससे ज्यादा काम क्यों नहीं निकलवा पा रहे? क्या AC बंद करूं क्या? तो फिर फैन ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ठंड लग रही है। दोनों दोनों फटाफट कर, हाँ बस बैठ जाओ। तो मैं आपको बता रहा था चैट GPT का इससे ज्यादा यूज है। तो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आगे चल के सारी अकाउंटिंग खुद ही कर लेगा, आप लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे CS इंडिया में है, ऐसे ही CS जो ऑस्ट्रेलिया में है उसने ये अडॉप्ट भी कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन CS ने कोर्स में क्या चेंज किया है, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे डिसीजन मेकिंग में लाना है वो कोर्स में ऐड कर दिया है। सेम पैटर्न पे हम इंडियंस लोग भी अब आगे चलने वाले हैं। तो AI, ग्लोबल अकाउंटिंग, कैसे डिसीजन मेकिंग लेना है, ये सारी की सारी चीजें आपके कोर्स में आने वाली हैं। तो अभी आने वाले 2-3 सालों में आपके कोर्सेज में काफी सारी चीजें चेंजेस होने वाली हैं। हम उल्टा आउटडेटेड हो जाएंगे, आप लोग उल्टा नई चीजें सीख रहे हैं। इसलिए आपने जो डिसीजन ले रहे हो कि हम या CA करेंगे या CS करेंगे या CMA करेंगे, बहुत पावरफुल डिसीजन है आने वाले ट्रेंड को देखते हुए। जैसे आप मेरे को खुद बताओ, आज जो ईरान और USA में लड़ाई चल रही है, इजराइल भी हो रहा है, किसी ने भी किसी को ऐसे सोल्जर्स भेजे थे, बॉर्डर मूवी नहीं दिखाया था कि एक तरफ इंडियन सोल्जर्स खड़े हैं, एक तरफ पाकिस्तानी धर धर कर लड़ाई कर रहे हैं? ऐसी लड़ाई हो रही है क्या आजकल? कैसी लड़ाई हो रही है? टेक्नोलॉजी वॉर हो रही है। चाइना अलग वॉर लड़ता है, वो बायोलॉजिकल वॉर लड़ रहा है साहब, उसने केमिकल छोड़ दिए 2020 में, निपटो अब इससे। तो इस तरीके का चेंजेस हो रहा है ना, हर चीज में पैटर्न चेंज हो रहा है। तो क्या नए एजुकेशन के तरीके भी चेंज होने वाले हैं? हाँ। तो आपने ये जो कोर्स ऑप्ट किया है इसलिए बेटर है। अब बात आ जाती है कि सर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा? आज तक 4.5 लाख ही तो बने हैं, इसका परसेंटेज तो इतना कम है, घूम फिर के वही 8% या 12% रिजल्ट आता है, तो हम कैसे तैयारी करें? वहां बात आ जाती है। तो पहले तो जैसे भाई ये चीज डिपेंड करती है, मैं हर बार बोलता हूं 2 चीजों पे, कि आप विलफुल ये कोर्स में आए या फिर फोर्सफुल आए। आप में से अभी भी कुछ सारे लोग फोर्सफुली आए, दोस्त कर रहा है इसलिए कर रहे हैं, फैमिली में किसी ने किया हुआ है इसलिए कर रहे हैं, पेरेंट्स ने बोला है यही कोर्स अच्छा है, या 11-12 के टीचर हमेशा यही बोलते रहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट फोर्सफुल। तो आपका
पास होने का परसेंटेज मात्र 1% है। आप आज से ही फेल हैं अगर आप विलफुल नहीं कर रहे हैं तो। बात आ जाती है विलफुल, नहीं मेरे को करना है, मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, मैंने रिटर्न में घर पे जो दो कीमती लोग बैठे हैं उनको कुछ देने का है, मैं सुबह टाइम से 5 बजे 6 बजे ही उठूंगा, मैं दिन भर 10-12 घंटे पढ़ाई में निकालूंगा, मैंने 4 साल में ये कोर्स लेना का है, मेरे को अपने नाम के आगे ये 2 प्रीफिक्स लगाने, सीए या सीएस जो भी हो सकता है, ये नाम तो अभी तुम लोगों को दिया गया है, नाम तुमने बनाया कहां है। तो अगर ऐसी सोच है तो 99% चांस है आपके पास होने, 1% में फिर भी लक फैक्टर को देता हूं। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करने का है। आपने जिस दिन ठान लिया आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं 12th के, आपके परसेंटेज नहीं मैटर करते हैं कि आप पहले कैसा पढ़ते थे, मैटर करता है कृष्णा रजौरिया कि आप आज क्या कर रहे हैं और आज से आपका कल कैसा बनेगा। तो मात्र आपको निकालना ही क्या है सीए फाउंडेशन में, क्या निकालना है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट, सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं बस। क्या क्या, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अरे कितने नंबर के पेपर हैं बस, बस 400 नंबर लाने कितने हैं, हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लाने हैं बस। और मजे की बात ये दोनों पेपर कैसे हैं, ये 2-2 घंटे के पेपर होंगे और ये पेपर 3 घंटे के होंगे। सर इसमें सिलेबस क्या है, 11-12 का ही, यकीन मत करना मेरे पे इस बात पर, पढ़ाई तो है, ऐसे सीए तो नहीं निकले। अच्छा अब है ना ये 3 बार पेपर होने लगे हैं, जनवरी, देन उसके बाद मई, उसके बाद सितंबर। अभी जो आप रजिस्टर्ड हो वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अब जनवरी 2026 में रिजल्ट क्या आ रहा था, अप्रोक्स 98,600 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से इतने बच्चे क्वालिफाई कर गए, मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 14% बच्चे पास हो गए, कितने बच्चे फेल हो गए। तो फिर से वही वाली बात, विलफुल फोर्सफुल, तुमने डिसाइड करना है कि तुमको इस वाले परसेंटेज में कैसे आना है, कैसे आ सकते हैं। आपको एक डी, एक सी और एक एस एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये क्या चीज है, एक है डिसिप्लिन, एक है कंसिस्टेंसी और एक है सेक्रीफाइसेस। आपने काफी चीजें आने वाले 3.5-4 साल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी सीखनी पड़ेंगी। ये जो अपन इस अंगूठे को यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए, ये अगर आपने अभी 4 साल पढ़ाई में दे दिए तो ये यूज होंगे पैसे काउंट करने में। आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड्स के जो पेपर होंगे ना वो काउंट कर रहे होंगे। तो आज कृपया करके ये अंगूठा कम चलाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल इस वाले से चलाओ, मतलब है कि आपने ये चीजें सेक्रीफाइस करनी है। आपको अगर सीए बनने से या सीएस बनने से कोई चीज रोकेगा तो वो सेलफोन ही है। तो आपने डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। अगर आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ाई को देने हैं तो देने पड़ेंगे, तो वो सिर्फ 1-2 दिन नहीं देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली आपको देने पड़ेंगे। इसका बर्थडे पार्टी, उसकी शादी, ये वो सब सेक्रीफाइस कर दो, कोई टेंशन नहीं है। 4.5 लाख जितने भी हैं इन सब की अपनी अपनी कहानी है, इन सब लोगों ने बहुत सारी चीजें खोई हैं। ठीक, बात कर लेते हैं सर इसमें पैसा कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें आरओआई से मतलब होता है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हमने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और हमको पलट के कमाई कितनी हो गई, 20 लाख, तो कैसे निकालेंगे हम, 20 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा आरओआई। ये बिजनेस का और 12th का अकाउंटिंग रेशियो का ही फॉर्मूला है, मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 किया है मैंने। तो क्या सीए कोर्स में भी आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर नहीं। तो आपका खर्चा कितना जाएगा, अगर आप कोचिंग क्लास लेते हैं तो आपकी ये फीस है 4 से 5 साल के बीच में।
आपका जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है वो ये है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, यहां पर हो गया 1,60,000 और यहां हो गया है 50,000। टोटल कितना हो गया है 2,10,000। सर हमारा पेट्रोल का खर्चा जोड़ दो, मोबाइल का खर्चा जोड़ दो, और 3-4 बार हम फेल भी हुए हैं वो भी खर्चा जोड़ दो। अब कितना खर्चा हो गया, अरे जोड़ो ना यार, तुम लोग सीए बनने वाले हो। तो 290 अप्रॉक्स में आ रहा है, तो इसको रफली सर एक अच्छी फिगर दे दो, तो इसमें 60,000 और जोड़ देता हूं मैं। ऐसे ही फिजूल का खर्चा 3.5 लाख और खर्चा जोड़ लेता हूं, चलो 50,000 का फालतू का खर्चा, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। ये तो मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा ले लिया। अभी सीए कैंपस का जो मिनिमम बेसिक एवरेज चल रहा है वो 8 से 12 लाख का चल रहा है। बेसिक एवरेज गधे से गधे सीए को जो दिया जा रहा है, सॉरी मैंने वर्ड गधे यूज कर लिया, मतलब एवरेज सीए को भी जो 4-5 अटेम्प्ट घिस घिस के निकला है। सर अगर हम पहले अटेम्प्ट भी निकल गए तो 4 लाख रुपए से बढ़ जाएगा ये। सर एआईआर के साथ निकल गए तो 4 लाख से और बढ़ जाएगा। ये पहले पहले जॉब की बात कर रहा हूं मैं। फिर वही वाली बात, ये सपने नहीं दिखा रहा हूं, इसमें आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी। आने वाले 3.5-4 साल आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया, मेरा वादा है इस पैकेज या इससे ऊपर आप निकल जाएंगे। ये तो मैं आज का बता रहा हूं, आप तो सीए 4 साल के बाद बनने वाले, तो ये रेट और बढ़ जाएंगे। सर आपका सीए कब निकला था, मेरा 2010 में निकला था। मेरी पहली जॉब डेलॉइट में थी और मेरे को 6 लाख का पैकेज मिला था। मेरा खर्चा कितना हुआ था पूरे सीए करियर में, मेरा खर्चा हुआ था 1.83 लाख के आसपास। ये टोटल मेरा 4 साल 5 साल का खर्चा है। और मेरी पहली जॉब कितनी मिल गई, 6 लाख रुपए 2010। सर आपका अटेम्प्ट कब था, मैं यंगेस्ट सीए था अपने टाइम का, 22 साल में मैंने सीए सीएस दोनों क्लियर कर लिया था। एलएलबी थोड़ा बाद में क्लियर किया है, तो मेरे पास सीए सीएस एलएलबी बीकॉम 4 डिग्री हैं, उसके बाद 5 डिग्री और हैं जो सीए कोर्स के बाद मैंने किया है। दिए तो मैंने यूपीएससी के भी एग्जाम थे, वो निकले नहीं, मैं फिर भी पढ़ाता ही पर, क्योंकि मेरे को जो करना है मेरे को यही करने का। एट दी एंड आप भी एक स्टेज में ऐसा आओगे, आपके लिए पैसे से ज्यादा आपका पैशन प्यारा होगा, जो चीज आपको खुशी देती होगी आप वही करेंगे। तो मेरा काम आज भी वही है, मेरे को तो पढ़ाना ही अच्छा लगता है। तो बात आ जाती है सर आपका भी तो आरओआई अच्छा था, हाँ मेरा भी पहला आरओआई अच्छा था। इंटरव्यू और अच्छा जाता तो शायद मैं भी 9 लाख या 10 लाख पे जाता। ये बात कर रहा हूं मैं 2010 की, आज से 16 साल पहले। आप 2026 में खड़े हैं, तो ये खर्चा जो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास था, ये मैंने इतना खर्चा जोड़ने के बाद भी 4 लाख तक लेके गया। इसमें आपके अटेम्प्ट भी मैंने गिन लिए हैं। तो ये सब चीजें मैं पहले दिन ही क्यों बता रहा हूं आपको, आपका एक विजन क्लियर कर रहा हूं कि आप आज कहां हैं और कहां जाना है। यही चैप्टर आपने बिजनेस में पढ़ा था प्लानिंग में, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, बीच में आ जाती है प्लानिंग का ब्रिज। तो यही आपने स्ट्रेटेजी बनाने है, डायरेक्शन डिसाइड करने का है, और उस चीज के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हमारे ऊपर छोड़ो। तो सर कैसे पढ़ना है वो भी आप एक रोड मैप दे दो, क्योंकि आज तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, हम फेस टू फेस में आज भी क्यों टिके हैं भाई। हमारी क्लास भी हाइब्रिड मोड में ही जाएगी, फेस टू फेस के साथ ऑनलाइन चलती रहेगी। तो सर आज जैसे 15 अप्रैल है, आप सिलेबस कब तक फ्री कर दोगे, क्योंकि हमारे पेपर ऑलमोस्ट 14 सितंबर के आसपास होंगे। ये टेंटेटिव डेट है, 15 तारीख भी हो सकती है। तो मैं आपको यहां पर फ्री करूंगा 5 अगस्त तक, या आप फ्री हो जाओगे चारों सिलेबस से। एक मिनट रुक जाओ, चारों सिलेबस से आप फ्री हो जाओगे। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 10 दिन का रहेगा डाउट सेशन, और 16 अगस्त से लेकर हर एक एक दिन छोड़ छोड़कर आप लोग दोगे क्या, 100 मार्क्स का टेस्ट। मतलब मोटा मोटी मेरी तरफ से आप 22 अगस्त को फ्री हो जाओ, 25 अगस्त ही पकड़ लो, किसी को और डाउट नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद भी सॉलिड आपके पास 25 दिन है सेल्फ स्टडी सेल्फ एनालाइज करने के लिए। तो सर हम अपना रोज का शेड्यूल कैसे बनाएं,
जैसे यहां आपकी क्लास चलेंगी 9 से 1, वैसे धीरे धीरे टाइम आपका ये 8:45 से 1:15 तक जाएगा। ये आगे की बात बता रहा हूं क्योंकि गर्मी में थोड़ा थोड़ा अपन जल्दी आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। सर इसमें क्या हमारा ब्रेक रहेगा? हाँ, 15 से 20 मिनट आपका रोज ब्रेक भी रहेगा। उसमें आप सबसे ज्यादा मजे करोगे, टीवी देखोगे, अपनी जो घर से ब्रेकफास्ट लेके आओगे वो करोगे। सर इसके बाद क्या? इसके बाद आप घर जाओगे, ग्वालियर में कहीं भी रहते होगे तो 2 बजे तक तो घर पहुंच ही जाओगे। आराम से लंच करो, आराम से आप दिन की अपनी नींद लें। 4 बजे से आपने सेल्फ स्टडी के लिए करना। 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको पढ़ना ही है। आपको इस पढ़ने के बीच में से टाइम निकालना है डिनर के लिए, पढ़ने से बीच में से टाइम निकालना पड़ेगा। 15-20 मिनट या आधा घंटा फैमिली के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट खास दोस्त या दोस्तनी के लिए, इससे ज्यादा नहीं। आपको सब चीज एडजस्ट करके ही चलना है। अब आपने जैसे ही पढ़ाई के अलावा दूसरी जगह ज्यादा टाइम दे दिया तो आपके पास होने के चांसेस कम है। फिर आप वापस से कौन से वाले परसेंटेज में आ जाओगे? इस वाले परसेंटेज में। तो मेजॉरिटी जो फेल हो रहे हैं वो इसी कारण से हो रहे हैं। शुरू के 1-2 दिन तो जोश रहता है, फिर धीरे धीरे वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वही चीज आपने नहीं करनी है। तो सर आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? जैसे कि मान लेते हैं लॉ में मैंने कल से चालू करना है कंपनी लॉ। आराम से ये 20 दिन जाएगा। इस 20 दिन में आपके 2 बार टेस्ट होंगे, तो इन 2 टेस्टों को आपको काफी प्रायोरिटी, काफी इंपॉर्टेंस देनी है। आपने ऐसा समझ लेना है कि साला यही फाउंडेशन का एग्जाम है, ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है। आपने पहले इस क्लास में जीतना है, पहले इस क्लास में आपको हाईएस्ट नंबर लाके दिखाना है। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा आपको फेल करने की, आप पूरी ताकत लगाना पास होने की। यही मैच चलता रहेगा, कंपटीशन होता रहेगा। इसी बीच में आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, इसमें पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको वो धीरे धीरे टॉपिक वाइज घर से लिख कर लाना है, यहाँ पे चेक करवाने हैं, ताकि आपको लिखने की आदत बने। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, हो सकता है पहले टेस्ट में ऑलमोस्ट सब फेल भी हो जाएं, फिर धीरे धीरे टेस्ट होते जाएंगे, तब आपको लिखने का तरीका पता पड़ेगा, जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को नहीं पता पड़ता है। क्लास देख रहे हैं, लिख के कहां प्रैक्टिस हो रही है? पेपर आपका ओरल थोड़ा होगा, लिखित में होगा। तो वो लिखने की आदत आनी चाहिए, किस टाइम में कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। टोटल 22 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में करना है, तो उसकी आदत के लिए अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आ रही बात समझ में? सर अकाउंट्स में पहले क्या चलेगा? अकाउंट्स में कम से कम 15 दिन तो 11th का ही चलेगा। सर 11th का क्या? जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सोल प्रोप्राइटर वाले जो हम अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग पेंडल, बैलेंस शीट, यही चलता रहेगा 15-20 दिन। कैश फ्लो, सब्सिडरी बुक्स, ये क्या होती है, मतलब 11th आपका सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसके भी टेस्ट होंगे। सर इसके लिए आप कुछ डेमो दे रहे हैं क्या? हाँ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आराम से आप डेमो लो, कोई हमें जल्दी नहीं है फीस वगैरह लेने की, कोई बर्डन फील नहीं करेगा। हाँ, पर डेमो पूरे कंप्लीट लो। हम भी आपको समझ रहे हैं कि मेरे को किस बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी है। सर हम सब में काबिलियत है क्या सीए बनने की? 100% है, 100% है। बस वो राइट डायरेक्शन स्ट्रेटेजी पे ही रहना। ये पहले दिन का जो थोड़ा थोड़ा सा जोश है, इसको ठंडा मत होने देना। सीए का अगर फॉर्म भरा है तो बन के ही निकलना। आ रही बात समझ में? बहुत इजी है, और हम लोग कोशिश करेंगे 14% में ही आने की। एक कल मिलेंगे, अभी आपका मैथ्स का और डेमो है, हो सकता है वो थोड़े फॉर्मुलेस या स्टार्टिंग वगैरह कर दें। कल से अपन वापस से 9 बजे से पढ़ेंगे, पर थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। आज 11:15 तक हम छोड़ देंगे, ज्यादा तंग नहीं करेंगे। कल हो सकता है 12 बजे तक आए, और परसों या उसके बाद से हम 1 बजे तक। बोलो, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ, ये 3 है। मैथ्स मेरे बस के नहीं है, मजे नहीं आएंगे आपको मेरे से पढ़ के, मैथ्स मैं नहीं कवर करूंगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट मेरे ऊपर है, ठीक। मैं 100 की जगह 150 या 200% एफर्ट्स लगाऊंगा, ये मेरी गारंटी, मेरी एश्योरिटी है। सेम आपकी तरफ से भी रहना चाहिए, मेरे अकेले से नहीं अपन जीत पाएंगे, ठीक। कल मिलते हैं 9 बजे, बाय। अबे बाय तो बोलो।